एक बार मेरे ताऊजी मेरे स्कूटर से अपने स्कूल जा रहे थे पढ़ाने के लिए और अचानक ही उनका स्कूटर फिसल जाता है। जैसे ही स्कूटर फिसलता है उनके पैर में चोट आ जाती है। अब इस चोट के बारे में जब गांव में लोगों को पता चलता है तो गांव के लोगों ने घर पर आना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग आते रहे जाते रहे। सबको फिक्र हो जाती है कि मास्टर साहब को चोट लगी है। दरअसल गांव का कल्चर ही कुछ ऐसा होता है। अगर गांव में कभी कोई किसी को दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गांव के लोग उसकी फिक्र करते हैं कि वो ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। क्योंकि अगर उसके किसी घर में ताला लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है। गांव के लोग छोटी से छोटी बातों को फिक्र करते हैं, जबकि शहरी लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। शहर में बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई रहती है, फिर भी उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक सच्ची घटना बिल्कुल ऐसे ही है। एक लड़की 2 सितंबर 2024 को अचानक से लापता हो जाती है और 21 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है। वो भी 59 टुकड़ों में मिलती है। लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता था कि ये ताला क्यों लगा हुआ है। माँ बाप ने भी कोई फिक्र नहीं की, क्योंकि वो भी उसी के साथ उसी शहर में रहते थे। पति भी उसी भी शहर में रह रहा था और वो बकायदा एक जगह नौकरी करती थी। उस नौकरी करने वाली जगह पर भी कितने लोग आते जाते रहे होंगे, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो कहाँ पर है, क्यों गायब है। लेकिन पता चलता है जब जब उसमें से दुर्गंध आने लगती है। और ये कहानी सुनने के बाद फिर लोगों को याद आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छतरपुर इलाके में 18 मई 2022 को एक लड़की के छोटे छोटे 35 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए थे। उस लड़की का नाम श्रद्धा वालकर होता है और उसके टुकड़े करने वाला जो लड़का होता है वो आफ्ताब आमीन पुणे वाला होता है। दरअसल इसने लड़की के 35 टुकड़े किए और उन्हें जंगल में फेंक देता है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई यानी कि कह सकते हैं कि कोई सज़ा नहीं मिली है। लेकिन ऐसे ही एक और मामला जब सुर्खियों में आता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है इस केस को जानने में। आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के माध्यम से उसी केस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया और क्यों किया, कौन है वो लड़की और कहाँ से वो आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु का एक वैली की कवर एक इलाका होता है। 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान होता है। दरअसल 3 मंजिला मकान में एक कमरा होता है। उस कमरे से लगातार दुर्गंध आ रही थी। पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब पड़ोसी परेशान हो जाते हैं तो मकान मालिक को फ़ोन किया जाता है और मकान मालिक को फ़ोन करके कहते हैं कि साहब, कमरे से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, आप आकर के देख लीजिए, आप आकर के बात कर लीजिए। जैसे ही मकान मालिक ने आकर के देखा तो वाकई में दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक ने जिसको किराए पर दिया हुआ था उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, बात हो ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर सीधा वो घर जाता है मकान मालिक और घर जाने के बाद अपने घर के कागज़ों को वो टटोलना शुरू कर देता है। वो कागज़ जब उस किराएदार ने किरायानामा बनवाया था तो उसमें उसने अपना कुछ अल्टरनेट नंबर भी दिया था, यानी कुछ अपने नंबर के अलावा कुछ 1-2 नंबर और दिए थे, जिसमें उसके बहन का और माँ का भी नंबर होता है। अब पुलिस नहीं मकान मालिक ने जैसे ही दिए गए नंबरों पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद एक महिला होती है मीना राणा, वो फ़ोन उठाती है और उससे पूछा जाता है कि कौन। तो फिर वो कहती है कि मैं मीरा राणा बात कर रही हूँ, आपका बेटा है वो कई दिन से लापता है और उसका कोई फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, आप आकर के यहाँ पर देख सकती हैं कि क्या बात है। दरअसल ये जो किराए पर दिया हुआ मकान है वो एक चाबी बेटी के पास रहती थी तो एक चाबी माँ के पास रहती थी और माँ और बेटी दो, एक और उसकी बहन होती है। तब माँ बेटी सीधा वहाँ पर पहुँचती हैं 21 सितंबर 2024 की
दोपहर 3:30 बजे के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। उन्होंने आने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते वक्त माँ बेटी साथ होती हैं और उनकी एक बेटी जो इसी घर में किराए पर रहती थी, साथ ही जो किराएदार होता है और आसपास के जो किराएदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, उस सब लोग दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है, आखिर क्यों इतनी दुर्गंध आ रही है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है और दरवाज़ा खुलता है तो एक तरीके की गैस बनी हुई थी और बहुत तेज़ी के साथ दुर्गंध बाहर निकलती है, तो लोगों का एक सेकंड भी वहाँ पर रुकना दुश्वार हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, बहन तो बहन होती है। माँ बेटी जब अंदर जाती हैं तो अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपने आंखों से देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। चीख निकलने के बाद सीधा वो कमरे से बिल्कुल बाहर आ जाती हैं और इसी बीच में फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी यहाँ पर आ जाइए। अप्रिय घटना की सूचना मिलने के बाद अब यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को जिस हिसाब से बताया गया था, पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। अब चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर फोरेंसिक टीम हो या फिर और सारी टीम हो, ये सारी टीमें यहाँ पर आती हैं और आने के बाद पुलिस अंदर जाने के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, क्योंकि दुर्गंध बेहिसाब आ रही थी। जैसे ही घर के अंदर कदम रखे जाते हैं तो पता चलता है कि घर के हर एक हिस्से में, रसोई से लेकर के आंगन जो भी था हिस्सा, उस जगह पर कीड़े रेंग रहे थे और एक तरीके की लाइन जा रही थी और वो लाइन जा रही थी फ्रिज की तरफ। जैसे ही फ्रिज यानी कि 165 लीटर का सिंगल डोर का एक फ्रिज होता है, उस फ्रिज को जो थोड़ा सा खुला हुआ था, थोड़ा बाकी खोलने की कोशिश की जाती है, तो फ्रिज 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें एक मानव के पैर रखे हुए होते हैं। साथ ही जब नीचे नज़र जाती है तो सर रखा हुआ था। सर किसी और का नहीं बल्कि महालक्ष्मी का होता है। महालक्ष्मी जिसने ये कमरा किराए पर लिया हुआ था और महालक्ष्मी का जो ये लगभग 29 साल की उसकी उम्र होती है। बीच का जो हिस्सा था फ्रिज का, उसमें शरीर के बाकी के हिस्से पड़े हुए थे और कुछ हिस्से इस घर में चारों तरफ इधर से उधर फैले हुए थे और कीड़े इस घर के हर एक हिस्से में रेंग रहे थे। उन्हें बाहर निकलने का शायद मौका नहीं मिल रहा था। अब ये खबर थी कि सोशल मीडिया पर थोड़ी ही देर में वायरल होनी शुरू हो जाती है और जिस तरीके से दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक लड़की की यानी कि श्रद्धा वालकर की जो हत्या कर दी जाती है आफ्ताब आमीन पुणे वाले द्वारा, तो वैसे ही ये मामला कि उस मामले से जोड़ के इस मामले को देखे जाने लगता है। अब हर किसी का एक सवाल था कि हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या मामला है। बहुत सारे सवाल थे। अब हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन सबसे पहले इन सवालों का जवाब या तो परिवार वाले जानना चाहते थे या फिर पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने जब यहाँ जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इस लड़की का जो महालक्ष्मी होती है उसका जो फ़ोन होता है वो वहीं पर बेड पर मिलता है, तो उस फ़ोन को पुलिस ले लेती है और देखती है कि आखिरकार इस फ़ोन पर कब किस किस से बातें हुई है, किस किस से ये कांटेक्ट में होती है। तो आखिरी बार जो फ़ोन होता है वो 2 सितंबर 2024 को होता है। इससे पता चलता है, पुलिस एक अंदाज़ा लगाने लगती है कि ये शायद 2 चाहे 3 सितंबर 2024 को इस लड़की की हत्या हुई है। लेकिन क्यों हुई है, किसने की है, अब इन सवालों के जवाब जानने की जब कोशिश कर रहे थे तो एक तरफ तो जो इसके लाश के टुकड़े हुए थे उनको इकट्ठा करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ ये जो ब्लड और कीड़े और जो मांस के टुकड़े फैले हुए थे उनको पुलिस के लिए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम हो रहा था दुर्गंध की वजह से। हालांकि पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उसने आकर के इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो जाती है और गिनती कराई जाती है तो 59 टुकड़े पाए जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट दावा करती है।
और ये बताया जाता है कि ये जो हत्या हुई है लाश मिलने के 6 या 7 दिन पहले की बात है। हालांकि इस लड़की का जो मोबाइल नंबर था वो 2 सितंबर से काम करना बंद कर देता है। 19 दिन तक वो गायब रहती है। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो महालक्ष्मी नाम की ये महिला होती है जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होती है और ये महिला नेपाल की रहने वाली होती है। दरअसल 2019 तक ये महिला नेपाल में रहती थी। इसका परिवार भी नेपाल में ही रहता था, लेकिन परिवार के लोगों ने 2019 में हेमंत दास नाम के एक व्यक्ति से इनकी शादी कर दी और हेमंत दास मोबाइल की शॉप पर काम करता था बेंगलोर में और वो अपने पत्नी को भी साथ लेकर चलता था। बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मार्च 2023 तक तो ज़िंदगी ठीक चल रही थी। इस बीच में बेटी भी पैदा हो जाती है। हेमंत दास मोबाइल के एक शॉप पर काम करता था और ये जो लड़की होती है ये महालक्ष्मी, इसको एक मल्लेश्वर में एक नामी गिरामी मॉल होता है, वहाँ पर ड्यूटी शॉप पर इसको सेल्फ वुमेन लीडर का इसको जॉब मिल जाता है और ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति यानी कि हेमंत दास को ये पता चलता है कि उसके पत्नी का एक नाई के दुकान पर काम करने वाले लड़के अशरफ से अफेयर चल रहा है और इसी वजह पर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है और लड़की ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटी को भी नहीं लिया, जबकि उसकी बेटी होती है, बेटी पति के साथ रहने लगती है, यानी कि हेमंत दास के साथ रहने लगती है और ये महालक्ष्मी अपनी माँ के साथ चली जाती है। माँ के साथ कुछ दिन जहाँ पर वो रहती थी उसी इलाके में ये रहना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ से वो अपना अलग एक कमरा ढूंढ लेती है और जो कमरा लिया जाता है वो यानी कवर इलाके में लिया जाता है। 3 मंजिला जो मकान होता है वहाँ पर रहना वो शुरू कर देती है। वहाँ पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। सुबह लगभग 9:30 बजे वो घर से निकलती थी, रात लगभग 10 बजे के आसपास वो अपने कमरे पर आती थी। आसपास के लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अकेली लड़की रहती है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी को शहर में वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है। वो आती थी, जाती थी और उसकी जो दिनचर्या थी वो अपने आप में बिजी थी। या फिर मॉल में जो काम करती थी वहाँ लोगों से उसकी जान पहचान थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति था जो उसे लाता था और उसको लेकर के जाता था, ऐसा पड़ोसी बताता है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और पति ने जब शिकायत बताई तो बताया कि अफसर ने ही इसका कत्ल किया है, अफसर ही ये सब कर सकता है। पुलिस ने अफसर को पकड़ा और उसे गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो कुछ ऐसी जानकारी निकल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस को शक ये भी होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि पति का रोल हो। पति से जब जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है तो पति का भी इसमें कोई रोल नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है। पुलिस को ऐसा क्लू हाथ लगता है कि पुलिस का ये दावा है कि इस घटना का हर हाल में उन्होंने खुलासा कर ही देना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा समय पुलिस को चाहिए। अब भुवनेश्वर का रहने वाला कोई व्यक्ति है जो कि फिलहाल पश्चिमी बंगाल में रह रहा है। इसके लिए 6 टीमें बनाई जाती है इसको गिरफ्तार करने के लिए। बाकी लोगों को भी हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बेंगलोर पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा होने वाला है और बहुत जल्दी ही उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। कत्ल क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? पति से बात करते हैं तो वो कहता है कि अफसर ने कत्ल किया है। पुलिस से बातचीत अगर मीडिया करती है तो पता चलता है कि कातिल अभी बाहर है, वो घूम रहा है। उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। जितने जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी उसको पकड़ लेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। गांव का कल्चर भी अगर शहर में आ जाए तो इस तरीके की लड़कियों की घटना हत्या बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गांव के लोग अपने आसपास के लोगों की बड़ी फिक्र करते हैं। शहर के लोग ऐसे फिक्र नहीं करते।
बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तो रह लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि पड़ोस में रह कौन रहा है, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं कितने नहीं हैं। सबको अपने अपने आप में अपने आप से पड़ी हुई होती है, बाकी किसी से कोई ज़्यादा मतलब कोई रखता नहीं है। काश कि अड़ोस पड़ोस वालों ने अगर ध्यान दिया होता तो जिस दिन ये कत्ल हो रहा था उसी दिन ये पकड़ा जाता। और आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। काश कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते या उस बिल्डिंग वाले ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए होते तो कातिल पकड़ा जाता बहुत जल्दी। लेकिन पुलिस है कि अगर अपनी ईमानदारी पर आए तो कहते हैं कि ज़मीन के 7 तह के अंदर भी कातिल अगर घुस जाएगा तो उसको भी खींच कर खोद कर निकाल लाएगी। और पुलिस से यही उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही असली कातिल को पकड़कर वो सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना और वायरल घटना। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।